बुर्ज खलीफा ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है और मलेशिया की 450 मीटर ऊंची ट्विन टावर इसे भी आप जानते ही होंगे। इन्हें सैमसंग ने बनाया है, जो शुरुआत में तो नूडल्स, फिश और सब्जी बेचा करती थी, लेकिन आज यह कंपनी फाइटर जेट, शिप, टैंक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा इंश्योरेंस, फाइनेंस और केमिकल जैसे अलग अलग सेक्टर में भी काम करती है। हालांकि हम में से ज़्यादातर लोग सैमसंग को मोबाइल, टीवी, फ्रिज और इलेक्ट्रॉनिक आइटम की वजह से ही जानते हैं, और जब Xiaomi, रियलमी जैसी चाइनीज़ ब्रांड ने इंडियन मार्केट में दाखिल हुए, सबको लगा कि अब सैमसंग की हाल भी नोकिया की जैसे होने वाली है, क्योंकि हमें सैमसंग के रियल साइज़ के बड़े में जानकारी ही नहीं थी। आज एंड्रॉयड को भी गूगल के बाद अगर कोई कंट्रोल करता है तो सैमसंग है, और दुनिया की चाहे कोई भी कंपनी हो, सैमसंग की मदद के बिना एक स्मार्टफोन बना पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। चाहे वो गूगल का पिक्सल फ़ोन ही क्यों ना हो या फिर एप्पल का आईफोन ही क्यों ना हो। अब आप सोच रहे होंगे, नूडल्स, फिश, सब्जी बेचने वाली एक कंपनी इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर कैसे खड़ा कर सकती है? कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। सैमसंग के नाम ढेर सारी कंट्रोवर्सी है, और अपने फास्ट एक्सपांसन के लिए उन्हें कई बार गलत रास्तों में भी होकर गुजरना पड़ा। चलिए सब कुछ डिटेल में जानते हैं इस वीडियो में। यह है लिबियान चुल, जो साउथ कोरिया के एक रिच फैमिली से बिलोंग करते थे और सिर्फ 28 साल की एज में सैमसंग ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की। और आपकी जानकारी के लिए ये बता दो, कोरिया में सैमसंग का मतलब होता है 3 स्टार, 3 नंबर कोरिया में बिग स्टार और पावरफुल लोगों को शो करता है। दोस्तों, आप 3 का मतलब तो समझ गए, स्टार का मतलब समझिए। स्टार का मतलब लॉन्ग लास्टिंग और आज बिग, पावरफुल और एवर लास्टिंग सैमसंग को डिस्क्राइब करने के लिए एक परफेक्ट शब्द है। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था। सैमसंग एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी हुआ करती थी, जिसे धीरे धीरे अपने बिजनेस के पूरा साउथ कोरिया और आसपास के कुछ कंट्रीज में एक्सपांड कर लिया था। सियोल शहर में उनका एक हेड ऑफिस था। साल 1950 में नॉर्थ कोरिया से जब वॉर शुरू हुआ, तब तक उनका नाम साउथ कोरिया के टॉप 10 ट्रेंडिंग कंपनी में शामिल हो गया था। और दोस्तों, इस वॉर से ही सैमसंग की असली कहानी शुरू होती है। वॉर की वजह से उनको अपना बेस सियोल से भूषण शिफ्ट करना पड़ा, और बिजनेस की हालत तो ऐसी थी कि सर्वाइवल करना मुश्किल हो गया था। एक्सपोर्ट करना तो दूर की बात, लोगों को खाने पीने के लिए चीज़ें भी नहीं मिल रही थी, सब इंपोर्ट पर डिपेंड थे। जैसे ही वॉर ख़त्म हुआ, डाइवर्सिफाई करने के लिए फैसला लिया गया। लोगों के लिए सस्ते प्रोडक्ट बनाने के लिए काम किए। कोरिया में शुगर केन का प्रोडक्शन काफ़ी बड़े स्केल पर होने लगा, इसलिए सैमसंग ने शुरुआत एक शुगर रिफाइनरी से ही की, और उसके प्रॉफिट से ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इंटर कर लिया, ताकि लोगों के लिए सस्ता कपड़े जरूर को पूरा किया जा सके। सैमसंग ने कोरिया का सबसे बड़ा बैलून मिनी स्टार्ट किया और कपड़े भी बनाने लगे। दोस्तों, सैमसंग की डाइवर्सिफिकेशन ने कंपनी को तो डूबने से बचा लिया था, लेकिन ली ने इस स्ट्रेटजी को और भी एग्रेसिवली फॉलो किया और करना शुरू भी किया। अलग अलग एरिया में अपने प्रॉफिट को इन्वेस्ट करने के लिए सैमसंग ने अपने कई डिपार्टमेंटल स्टोर भी खोले और इंश्योरेंस के लिए बिजनेस में भी एंटर कर गए। आज की डेट में सैमसंग कोरिया की सबसे बड़ी। लिबियान चुल साउथ कोरिया के रिचेस्ट बिजनेसमैन बन गए। फिर साल आया 1968, जब सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक की भी फील्ड में उतरने का फैसला लिया, और 1 साल के भीतर ही सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक में अपना फर्स्ट प्रोडक्ट मार्केट में उतार दिया। वो था 12 इंच का एक ब्लैक एंड वाइट टीवी, और अगले कुछ ही सालों में सैमसंग दुनिया की नंबर 1 टीवी मैन्युफैक्चरर बन गई। और इस सक्सेस ने सैमसंग को और भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाने के लिए मोटिवेट किया। सैमसंग ने 1989 में माइक्रोवेव, 1980 में कंडीशनर, 1981 में कलर टेलीविज़न और 1983 में पर्सनल कंप्यूटर को भी लॉन्च कर दिया था। लेकिन उन्हें जल्द ही महसूस हुआ, इन सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम में छोटे छोटे पार्ट्स के लिए उन्हें किसी दूसरे कंपनी पर डिपेंड रहना पड़ता। इसलिए वह एक सेमीकंडक्टर कंपनी को ही खरीद लिए और अपने लिए खुद ही पार्ट्स बनाने लगे। फिर आगे अपने सेमीकंडक्टर चिप्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाकर इसे ग्लोबली एक्सपोर्ट भी करने लगे। आज एप्पल भी अपने फ़ोन में सैमसंग का ही मेमोरी चिप यूज़ करती है। इसके अलावा सैमसंग के कुछ डिवीज़न हैं जिनके बारे में जानकर आप शॉक हो जाएंगे। सैमसंग हैवी इंडस्ट्री दुनिया की लार्जेस्ट बिल्डर में से एक है। इनका एक दूसरा डिवीज़न भी है, सैमसंग कंस्ट्रक्शन और ट्रेडिंग, जो रोड, टनल, ब्रिजेस और काफ़ी बड़े बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। और जैसा कि मैंने वीडियो में शुरुआत में ही कहा था, दुबई के बुर्ज खलीफा और मलेशिया के ट्विन टावर को सैमसंग ने ही बनाया था। इसके अलावा साउथ कोरिया की लार्जेस्ट थीम पार्क एवरलैंड, कई लग्जरियस होटल और एक पूरा टाउन सैमसंग ओन करता है।
जिसे सैमसंग टाउन के नाम से जाना जाता है। अब शायद जो लोग सैमसंग को एक मोबाइल फ़ोन या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक की कंपनी समझते थे और मुश्किल से आइसबर्ग के ऊपर का एक छोटा सा हिस्सा ही देख रहे थे। अभी हमने सैमसंग के नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन का तो जिक्र भी नहीं किया, जिसमें सैमसंग की यूनिवर्सिटी और मेडिकल सेंटर शामिल है। जी हाँ, सैमसंग मेडिकल सेंटर। यह एक मेडिकल सेंटर एक यंग एंटरप्रेन्योर, छोटा सा बिजनेसमैन स्टार्ट करता है अपने बिजनेस को अलग अलग मार्केट में डाइवर्सिफाई करने के लिए। कोई रुकावट नहीं है, ना ही कोई चैलेंज है, ना ही बहुत सारी बड़ी समय है। यह मल्टी बिलियन एम्पायर खड़ा कर देता है। छोटे से समय में बहुत बड़ी एम्पायर खड़ा करता है। सुनने में यह स्टोरी एक सक्सेस की तरह लगती है, लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है दोस्तों। इसके सक्सेस के पीछे कहानी बहुत ज़्यादा ही बड़ी है, कंट्रोवर्शियल है। तो चलिए इस सक्सेस जर्नी के डार्क साइड को भी समझते हैं। वॉर के बाद साउथ कोरिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी थी। प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट पूरी तरीके से रुक चुका था। कोरियन प्रेसिडेंट अपनी इकोनॉमी को एक्सपांड करना चाहते थे और इसके लिए उन्हें बड़े कोरियन ग्रुप को सपोर्ट करना था, लेकिन सपोर्ट करने का तरीका बिल्कुल अन्यथा काल के लिए सैमसंग के लोग को और hyundai जैसे बड़ी बिजनेस को अच्छी शर्तों पर लोन दे रहे थे। टैक्स में भी रियायत दी गई ताकि उनका बिजनेस एम्पायर बड़ा हो सके और देश की इकोनॉमी में ग्रो कर सके। यहाँ तक कि जब सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में एंटर किया तो कोरियन गवर्नमेंट में इलेक्ट्रॉनिक की कंपनी पर लगे वाले टैक्स 50% तक रिड्यूस कर दिए और उनका कंपटीशन से बचाने के लिए साउथ कोरिया ने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बेचने पर ही बैन लगा दिया और कंज्यूमर को सैमसंग का प्रोडक्ट लेने में मजबूर होना पड़ा। ऐसे तमाम फायदे सैमसंग को पहुंचने लगे, जिसकी वजह से सैमसंग अपने कॉम्पिटिटर से काफ़ी आगे निकलने लगे। और कुछ रिपोर्ट्स की माने तो वॉर के बाद मिलने वाले अमेरिकन रिलीफ फंड को भी सैमसंग के फायदे के लिए यूज़ किया गया। और ये सब कुछ हो रहा था सैमसंग के फाउंडर ली की वजह से, जो एक स्ट्रिक्ट पॉलिटिकल कनेक्शन बनाने के लिए खिलाड़ी मान जाते थे। सैमसंग के ऊपर कोई एक्सपोर्ट लिमिट नहीं थी, उनके लिए सरकारी बैंक के दरवाजे हमेशा खुले हुए थे। हालांकि सैमसंग के फास्ट ग्रोथ से कोरिया की इकोनॉमी को फ़ायदा पहुंचने लगा, खास करके एम्प्लॉयमेंट के रूप में काफ़ी लोगों को नौकरी मिलने लगी। लेकिन छोटी कोरियन बिजनेस बर्बाद होने लगी, क्योंकि कोई छोटी मोटी कंपनी गवर्नमेंट सपोर्टेड सैमसंग जैसे जायंट से नहीं लड़ना चाहती। सैमसंग इतनी पावरफुल हो गई थी कि जिस भी फील्ड में वहाँ एंटर करते थे उसमें दूसरे बिजनेसेस को तहस महस करने की पूरी ताकत रखते थे। तरह साउथ कोरिया की इकोनॉमी जाने अनजाने में एक कंपनी के ऊपर इतना निर्भर हो चुकी थी कि सैमसंग साउथ कोरिया की अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में हैविली इन्वॉल्व हो चुका था। साल 2014 में तो साउथ कोरिया के कुल जीडीपी में 17% अकेले सैमसंग का कंट्रीब्यूशन था। hyundai की कहानी भी कुल मिलती जुलती थी, लेकिन सैमसंग उसमें सबसे बड़ा है। और पूरे कोरियन बिजनेस एम्पायर को जिस तरह कुछ गिने चुने कंपनियां अपने हाथ में लिए, उससे साउथ कोरिया की ज़्यादातर पैसे, पावर और इन्फ्लुएंस 2-3 बिजनेस फैमिली चला गया। साल 1987 में विलियम चल के डेथ के बाद उनके बेटे लिक उन्हें उनकी जगह संभाल ली, जिससे समय में सैमसंग और गवर्नमेंट के रिलेशन और भी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गए तथा 1996 में उनके ऊपर फॉर्मर प्रेसिडेंट के रिश्वत देने का आरोप लगाया गया। सैमसंग की गवर्नमेंट के कनेक्शन की वजह से तत्कालीन प्रेसिडेंट ने उन्हें बिना किसी एक्शन के माफ़ भी कर दिया था,